अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का एक न्यू वन शॉट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू वन शॉट को। और पहला वन शॉट आपको पसंद आया था ना, और ये वाला भी काफ़ी अच्छा है और आपको पसंद ज़रूर आएंगे। बट ये हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्सन है और ये वांगशन है। पहली बार मैंने इस चैनल पर शानवांग वन शॉट एफ शेयर किया था, तो शायद आपको पसंद आया कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, ये हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्सन है, यहाँ पर वांगजी टॉप है और विंग बॉटम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू फैन फिक्शन को। तो कहानी के बारे में हम बात करें तो वांगजी यहाँ पर जो है वो गुसु लान कबीले का सेकंड प्रिंस है। और जो विंग है वो जस्ट एक अनाथ बच्चा है। ठीक है, उसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और विंग एक हीलर है। ठीक है, तो एक युद्ध के दौरान जब वांगजी पूरी तरीके से घायल हो गया था तो विंग ने उसकी जान बचाई थी। इस दौरान ना वांगजी विंग के पास एक हफ्ता था, जिसकी वजह से ना वांगजी को विंग से प्यार हो गया था। और जो विंग है वो कोई राजकुमार भी नहीं था, इसीलिए ना लान कुरैन को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने विंग से कहा था ये पैसे ले लो और वांगजी को छोड़ दो। बट विंग पैसे के लिए अपने प्यार को बेचना नहीं चाहता है। वांगजी से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसने लान कुरैन को कह भी दिया था कि वो वांगजी से बहुत प्यार करता है, वो पैसे के लिए इसे नहीं छोड़ सकता है। बट लान कुरैन तो ज़िद पर आ गया था। उसने कहा कुछ भी करके वांगजी की लाइफ से तुम्हें मैं अलग कर दूंगा। बट विंग ने उसे चैलेंज किया था कि आप कुछ भी करो, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ और वांगजी मुझसे बहुत प्यार करता है। लान कुरैन ने कहा एक हफ्ते के अंदर वांगजी तुम्हें भूल जाएगा। विंग ने कहा मैं फिर से उसके सामने आकर उसे याद दिला दूंगा। तभी तुरंत लान कुरैन ने उसके ऊपर अपनी तलवार से वार किया और अपनी पावर से उसे बांध दिया। और फिर उसने कहा मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम वांगजी के सामने आ ही नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर छिपा दूंगा जहाँ से तुम्हें कभी मुक्ति ही नहीं मिलेगा, तो तुम बाहर कैसे आओगे। विंग ने कहा सोच लीजिए, जो काम आप कर रहे हो वो बहुत मुश्किल है, समझी। इधर जो विंग है उसने कहा मैं कुछ भी करके वांगजी को याद दिलाऊंगा कि मैं ही उसका प्यार हूँ, समझी। लान कुरैन ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जब वांगजी वहाँ पर आया तब उसने विंग को देखते हुए कहा ये सब क्या हो रहा है अंकल, ये कौन है और आप इसे क्यों मारे हो। लान कुरैन ने कहा देखा, इतने दिन तक उसे दवाई देने की वजह से वो तुम्हें भूल ही गया है। विंग ने कहा ये नहीं हो सकता लान जान, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। वांगजी ने कहा ये मेरा बर्थ नाम कैसे जानता है, क्या मैं इसे जानता हूँ। लान कुरैन ने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं जानते हो, न जाने ये कौन है। वांगजी ने कहा तुम कौन हो। विंग ने कहा मुझे याद करो, मैं तुम्हारा विंग। तभी लान कुरैन ने मारते हुए कहा ये एक बहरूपिया है, ये एक दानव है, समझे। ये बोलकर उसने विंग को ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसने वांगजी से कहा जाओ जाकर पढ़ाई करो, मैं इसे देखता हूँ। वांगजी चला गया वहाँ से। विंग को वो वहाँ से लेकर चला गया और इलिंग पर ले जाकर फेंक दिया और जंजीरों से उसे बांध दिया। विंग मुस्कुराते हुए कहा चिंता मत कीजिए, आप देखना खुद वांगजी यहाँ पर आएगा और मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाएगा। लान कुरैन ने कहा जब वांगजी को याद आएगा तब हो सकता है कि वांगजी को तुम कभी याद ही ना आओ। विंग ने कहा देखना बहुत जल्द वांगजी यहाँ पर आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे यहाँ पर लाकर ही छोड़ूंगा। सीन कट होते हैं, वांगजी को सपने आने स्टार्ट होते हैं, वो नाइटमेयर्स। ये सब क्या हो रहे हैं वांगजी की ज़िंदगी में। वांगजी बिल्कुल आराम से सो रहा था। अचानक से उसने देखा कि एक अंधेरे रास्ते से वो जा रहा है। जब वो उस अंधेरे रास्ते से जा रहा था चारों ओर सूखे पेड़ और कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थे। उसने कहा ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जब वो उस जगह के मुख्य द्वार पर पहुंचा तब वहाँ पर एक खूबसूरत सी ओमेगा खड़ी थी, लेकिन उसका फेस उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो बार बार उसे बुलाने लगता है, हे कौन हो तुम, बताओ कौन हो, क्यों मेरे सपने में बार बार आते रहते हो, तुम्हारे फेस मुझे क्यों नहीं दिखता है, बताओ तुम्हारा फेस मुझे क्यों नहीं दिखता है। ये बोलकर वो उसके करीब आ गया। उसने उसके कंधों को पकड़ते हुए अपनी तरफ मोड़ लिया। उसने उसके फेस को देखा, सच में कितनी ब्यूटीफुल है। इस तरह की ओमेगा शायद वांगजी ने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारा नाम क्या है। उस ओमेगा ने कहा क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारा विंग, मेरा नाम विभूषण है। वांगजी ने कहा विंग। विंग एक आंखें बंद करते हुए कहा क्या तुम मुझे अभी तक भूल गए, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। वांगजी ने कहा तुम हो कौन और मैं तुम्हें कैसे जानूँगा, मैं तो पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। विंग ने कहा अच्छा, इसका मतलब अभी तक तुम मुझे याद नहीं कर पाए। वांगजी उसके उदास चेहरे को देखते हुए कहा तुम्हें क्या हुआ है।
विंग उसके करीब आने लगता है। विंग उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहा, चलो कुछ पल बिताते हैं। वांग जी उसके कंट्रोल ही नहीं था, वो सपना जैसे कि किसी और के कंट्रोल में था। वांग जी जानबूझकर उसके साथ चला गया और फिर विंग उसे एक बगीचे में लेकर आया, जहाँ पर विंग उससे अलग होता है और अपनी बेल्ट को उतारता है। जब वो अपनी बेल्ट को उतार देता है तब उसका अपर रोप निकल जाता है। वांग जी अपने आइस को ब्लिंक करता है। विंग एक एक करके अपने सारे रोप्स को निकाल रहा था। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो विंग? ये तो गलत है ना, तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता हूँ, मैं तुम्हारा ओमेगा वाइफ हूँ, ये मेरा हक है, समझी, और तुम्हारा भी। वांग जी ने कहा, बट जैसे कि वांग जी मतलब अपनी आंखें बंद कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि इस सपने को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, जबकि ये खुद का सपना था उसका। विंग ने सारे के सारे रोप्स को निकाल दिया, बस वो अपने इनर रोप में था। वांग जी ने कहा, बस करो विंग। वो विंग के पास आ गया, उसने उसके रोप को पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता लांजान। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को चूम लिया और फिर अपने लिप को मूव करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगता है। वो धीरे धीरे करके विंग की टच में आ रहा था। विंग उसकी बेल्ट को निकालता है, उसकी कमर पट्टी को निकालता है, उसकी अपर रोप को निकालता है। वो एक एक करके उसके 6 लेयर को निकाल देता है। उसका 7 लेयर उसका इनर रोप था। वांग जी पूरी तरीके से अब धीरे धीरे करके नेकेड हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, जबकि वो उसका सपना था। विंग उसे देखते हुए कहा, क्या तुम इसे नहीं चाहते? उसने उसे छोड़ दिया। वांग जी हाँप रहा था, विंग हाँप रहे थे। विंग के लिप्स रेड हो चुके थे, उसके सलाइवा उसकी माउथ के अंदर से बाहर आ रहे थे, उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी ने कहा, दूर क्यों जा रहे हो उकसाकर? वांग जी पूरी तरीके से हट हो चुका था विंग की इस टच से और इस किस से। विंग लास्ट अपनी इनर रोप को निकाल देता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग अपनी लोअर रोप को निकालने लगता है। विंग पूरी तरीके से वांग जी के सामने नेकेड हो जाता है। ये देखकर वांग जी और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और भी ज़्यादा उसके लिए हॉरिबल हो जाता है। वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने लगता है। वो विंग के पास आ जाता है। उसने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है? विंग ने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तुम भूल गए हो वांग जी। लांजान, तुम ऐसा कैसे भूल सकते हो मुझे? वांग जी तुरंत उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और सब करते हुए उसे पेड़ के ऊपर पुश करता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके लास्ट इनर रोप को भी निकाल देता है और उसके लोअर रोप को भी निकालने लगता है। वांग जी को एहसास भी नहीं था कि विंग ने उसे पूरी तरीके से नेकेड भी कर दिया था। इधर वो उसके लिप्स को छोड़कर अब उसके नेक पर आ जाता है और उसके नेक पर लिक सक एंड बाइट करने लगता है। विंग को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने अपने मन में कहा, लान कोरैन, तुम्हारा ये घमंड मैं तोड़कर रख दूंगा। तुम्हारा नेफ्यू खुद मेरे पास आएगा, मैंने प्रॉमिस किया था ना। अब देखना, वो ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर ज़रूर आएगा। इधर वांग जी उसके साथ धीरे धीरे करके कंफर्टेबल फील करता है और फिर उसके ब्रेस्ट को हाथ देता है और फिर विंग खुद से उसे कहता है, इसे प्रेस करो। वांग जी से प्रेस करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो बहुत सॉफ्ट था। उसने उसके निपल्स को पिंच किया। विंग खुद से सक करने के लिए कहता है तो वांग जी सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और वो पूरी तरीके से हार्ड भी हो चुका था। वो विंग उसे खुद से ही अपने पैरों को अलग करते हुए कहा, प्लीज़ मेरे अंदर इंसर्ट हो जाओ और ख़ुद को कंफर्टेबल फील करवाओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मैं ये नहीं कर सकता? विंग उसकी बिग लाइन को पकड़ते हुए कहा, तुम कर सकते हो। उसने खुद से ही एंटर किया और फिर उसने वांग जी को अपनी ओर करीब कर लिया। वांग जी ना चाहते हुए भी अपने आप को मूव करने लगता है क्योंकि वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो विंग के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वो विंग के साथ उस जो पेड़ के पास काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है और फिर वो जाकर रिलीज़ हो जाता है विंग के अंदर। विंग हाँप रहा था और वांग जी भी हाँप रहा था। उसके बाद वांग जी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी की आंख खुलती है तब वो अपने घर पे था। जब वो छत को देखता है तब पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, ये मुझे क्या हो गया था? तभी वांग जी को एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा वेट फील कर रहा है। उसने अपने रोप्स के अंदर देखा तो वो रिलीज़ हो चुका था। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये तो एक सपना था ना, ये हकीकत में कैसे हो सकता है? वो बस यही सोच रहा था। नहाने के वक्त भी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई उसके आसपास है और उसे टच कर रहा है। वांग जी अपने आइज़ को ओपन करते हुए कहा, नहीं, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? और वो जगह कौन सी थी? जब से वांग जी को ये सपना आया है तब से वांग जी सिर्फ यही सोचता है कि वो जगह क्या हकीकत में है? क्या वो इंसान हकीकत में है? क्या वो ओमेगा हकीकत में है जिसे उसने मार्क किया है, सपने में ही सही, लेकिन उसके साथ उसकी वर्जिनिटी एक्सचेंज हो चुकी है।
अब वो किसी और के साथ नहीं रह सकता है। न जाने कि वांग जी को उस ओमेगा से चाहत होने लगती है और उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार होने लग गया था। उसने कहा, विंग तुम कमाल के हो। इधर सीन शिफ्ट होता है। लान कोरेन वांग जी की शादी के बारे में बात कर रहा था। उसने जिन कबीले के सबसे होनहार ओमेगा को चूज़ किया जिसका नाम मियान मिया था। वांग जी ने जब मियान मिया की पिक्चर को देखा तो वो बहुत उदास हो गया। उसे हमेशा विंग की याद आने लगी। उसने अपने अंकल से कहा, मुझे किसी और से प्यार है, मैं मियान मिया के साथ शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर लान कोरेन ने कहा, कौन है वो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो मैंने उसे अपने सपनों में देखा है, वो बहुत खूबसूरत है। अंकल को बताया तो गुस्सा जाएगा। अब मैं उसे बहुत जल्द ढूंढने वाला हूँ। लान कोरेन ने कहा, ठीक है, तो मैं 1 हफ्ता वक्त दिया। अगर तुम उसे 1 हफ्ते के अंदर ढूंढ पाए तो तुम्हारे साथ उसकी शादी होगी, और अगर तुम ढूंढ नहीं पाए तो फिर मियान मिया के साथ ही तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, समझी? वांग जी ने कहा, ठीक है। इधर वांग जी निकल जाता है। उसने कहा, 1 हफ्ते के अंदर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो हर जगह पर विंग की तलाश करने लगता है, बट उसे विंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, नहीं, ऐसे अगर पूछूंगा तो सब लोग मुझे पागल समझेंगे। वो बैठ जाता है विंग की तस्वीर बनाने के लिए, लेकिन विंग का चेहरा उसे अब धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। उसे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं क्या करूँ, ये विंग का फेस मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? अगर मैंने विंग का पिक्चर नहीं बनाया तो फिर लोग उसे नहीं पहचानेंगे और मुझे नहीं बताएंगे कि ये कौन है। नहीं, मुझे विंग को ढूंढना ही पड़ेगा कुछ भी करके। वो एक रूम लेता है और पैसे देता है, और उसके बाद वो जाकर चुपचाप बेड पर सो जाता है। उसने कहा, नेक्स्ट ज़रूर विंग मुझे मिल जाएंगे। बट वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। अभी दिन का वक्त था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? बहुत मुश्किल से वो सो जाता है, लेकिन इस बार सपने में विंग नहीं आया। वो उठकर घबरा जाता है। उसने कहा, विंग क्यों नहीं आया? अब मैं क्या करूँ, विंग क्यों नहीं आया? कुछ दिन से वो मेरे सपने में आ रहा है, लेकिन इस बार वो मेरे सपने में क्यों नहीं आया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसे नहीं देखा, कितना दिन हो गए, मैं क्या करूँ? मुझे तो अब अच्छा नहीं लग रहा है। इधर जो वांग जी हैं वो बस यही सोच रहा था। रात हो गई थी। वांग जी डिनर ख़त्म करता है, उसके बाद ऊपर आता है सोने के लिए। वो एक अतिथालय था जहाँ पर पैसे देकर लोग रूम लेकर रुकते हैं। वांग जी भी वही कर रहा था। वांग जी ने चांद को देखते हुए कहा, विंग आखिर तुम दुनिया में हो या फिर नहीं? सपने में कैसे आ रहे हो? अगर तुम सपने में आ रहे हो तो हकीकत में कहाँ हो? वो जल्दी से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगती है। जब वो सो जाता है तब उसने देखा कि किसी की खिलखिलाती हुई हंसी उसके कानों में गूंज रही है। जब उसकी आँख खुली तब वो फिर से उसी बगीचे में था जिस बगीचे में विंग के साथ वो कई बार इंटीमेट हो चुका है। जितने दिन विंग उसके सपने में आया है उतने दिन सिर्फ विंग उससे इंटीमेट ही हुआ है। इसकी वजह से वांग जी को उसकी तरफ अलग सा एक अट्रैक्शन फील होता है, जैसे कि विंग ही उसका सब कुछ है। जब उसने विंग को देखा तब वो खुश हो गया। वो जाकर विंग को गले से लगा लिया। उसने कहा, 2 दिन से तुम मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों मैं तुम्हें सपने में नहीं देख पा रहा हूँ? तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ना देखता हूँ तब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। ना खाने का मन करता है, ना सोने का मन करता है, ना घूमने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। विंग ने कहा, इतना प्यार करते हो मुझसे? वांग जी ने कहा, तुमको समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर जानकर भी अनजान बनने की नाटक कर रहे हो? विंग, मुझे तुमसे मिलना है। विंग ने कहा, हाँ तो मिले ना, मैं तुमसे मिल रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा, ऐसे नहीं विंग, तुम तो मेरे सपने में आते हो। मैं चाहता हूँ कि हकीकत में मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। विंग ने कहा, ये तुम्हारे अंकल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? वो एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, मुझे यकीन है। उन्होंने कहा है, अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो फिर तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी, वरना वो ज़बरदस्ती राजकुमारी मियान मिया के साथ मेरी शादी करवाना चाहता है। विंग प्लीज़। विंग ने कहा, क्या उन्होंने ये कहा? ये झूठ है लानजान, वो कभी भी हम दोनों को एक होने नहीं देगा। विंग ने वांग जी और अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। वांग जी ने कहा, क्या हम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे? विंग ने कहा, हाँ लानजान, और उन्होंने ही मुझे भुला दिया है ताकि तुम मुझे भूल जाओ, और मुझे ऐसी जगह पर छुपा दिया है ताकि तुम मुझे कभी भी वहाँ से बाहर लेकर ना आओ, और ना ही मैं वहाँ से बाहर आ सकता हूँ। वो बहुत रोने लगता है। उसने कहा, यहाँ पर वक्त बिताना बहुत मुश्किल है, सिर्फ एक ही टाइम मिलता है तुम्हारे सपनों में आने के लिए, वो भी रात का, और मुझे बस कुछ भी नहीं है।
मैं तुम्हारे पास जाने के लिए कितना तरस रहा हूँ। वांगजी ने कहा, क्या? विंग उसे चूमते हुए कहा, ओह लानजान, कितने दिन तुम्हारे सपने में नहीं आ पाया। मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। बिना खाकर रह कर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। शायद मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। वांगजी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बताओ तुम कहाँ हो विंग? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊँगा। ये एक शर्त है। विंग ने कहा, तुम्हें खुद मुझे ढूंढना पड़ेगा। अच्छे से देखो इस जगह को, तुम जिस तरफ से अंदर आए हो उसको, सब कुछ देखो तो शायद तुम सब कुछ पहचान जाओगे। वांगजी ने कहा, इतना आसान नहीं है विंग, ये बहुत मुश्किल है। मैंने बस इसे सपनों में देखा है। मैंने इस टाइप की जगह मैंने कभी भी नहीं देखा। विंग, मुझे लगता है कि इस तरफ की जगह धरती पे है ही नहीं। विंग ने कहा, ये धरती पर ही है लानजान, थोड़ा जोर डालो और सोचो। वांगजी विंग को देखते हुए कहा, इतने दिन बाद तुम्हें करीब पाकर मैं सिर्फ सोचने की नहीं, मैं सोच नहीं सकता, मुझे भी तुम्हें बहुत प्यार करना है। विंग ने अपनी बाहों को फैलाते हुए कहा, ठीक है मेरा राजकुमार, अगर मुझसे प्यार करना चाहता है तो ठीक है, अभी मेरे पास आ जाए। वांगजी उसकी बाहों में आ जाता है और अपनी बाहों में विंग को भर लेता है। उसने किस करते हुए कहा, ओह विंग, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम्हें पता है 2 दिन मैंने तुम्हें नहीं देखा। विंग ने कहा, 2 दिन तक मैं कमज़ोर फील कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आ पाया, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा ठीक हूँ। वांगजी ने कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मेरी याददाश्त भी शायद वापस आ जाए। मैं बस यही सोच रहा हूँ, मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ विंग। विंग ने कहा, मैं प्रे कर रहा हूँ कि तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओ लानजान। वांगजी उसके नेक पर किस करने लगता है। छोटे छोटे बटरफ्लाइज, एक छोटा सा टैप, अपनी टंग से थोड़ा सा लिक और एक छोटा छोटा लव बाइट्स। ये महसूस करते हुए विंग ने आंखें बंद करते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी जो मर्ज़ी वो करो। उसने अपने बेल्ट को उतार दिया और अपने सारे रूप्स को निकाल दिया। वो वांगजी के सामने देखते ही देखते अनड्रेस हो गया और पूरी तरीके से नेकेड हो गया। वांगजी ये देखकर एक ईवल से स्माइल करते हुए कहा, एक नॉटी स्माइल। उसने कहा, ओह विंग, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें कितना तंग करने वाला हूँ। तुम मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे। विंग ने कहा, यस लानजान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरे। उसने उसकी दोनों हाथों से उसके नेक को ग्रैब कर लिया। वांगजी उसके नोज़ पर छोटा सा किस करते हुए कहा, ठीक है विंग, तैयार हो जाओ। उन दोनों के रूप ग्रास के ऊपर थे और आपस में बिखरे हुए थे। वांगजी पूरी तरीके से नेकेड था और विंग भी। वांगजी विंग के दोनों पैरों को अलग करता है। उसकी ब्रश को लिक करते हुए वो विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। बहुत जनरली मूव होने लगता है। विंग क्यूटली और स्वीटली मॉर्न करने लगता है। उसकी मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांगजी और भी फर्स्ट हो जाता है। वो पहले बहुत जेंटल था, लेकिन धीरे धीरे करके वांगजी रफ़ होने लगता है और उसका रफनेस विंग को ये समझा रहा था कि उसने उसे कितना मिस किया है। वो धीरे से मूव तो कर रहा था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वांगजी ग्राउल कर रहा था, जैसे कि उसे सुकून सा फील हो रहा है। 2 दिन न जाने कहीं ये सुकून वांगजी के गायब हो गया था, लेकिन फिर भी विंग के वापस आने से ही शायद सब कुछ उसके पास वापस आ चुका है। वो सिर्फ सपने में नहीं, विंग को हकीकत में भी अपना बनाना चाहता है और हमेशा अपने पास रखना चाहता है। उसे हर एक खुशियाँ देना चाहता है, उसका केयर करना, उसके साथ घूमना, उसके साथ रहना चाहता है। वांगजी बस यही चाह रहा था, बट वांगजी बस ये सोच रहा था कि वो विंग को कहाँ ढूंढेगा, आखिर किस जगह पर वांगजी के अंकल ने विंग को छिपाया है। विंग आंखें बंद करते हुए कहा, तुम बहुत जल्द मुझे ढूंढ लोगे, मुझे तुम पर उम्मीद है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो और भी रफ जाने लगता है और फास्टली मूव होता है और विंग के अंदर फिर से रिलीज़ होता है। जब वांगजी की आँख खुलती है तब उसने देखा कि फिर से उसने अपने रोब्स के अंदर अपने आप को रिलीज़ किया है, बट वो इस बार खुश होता है और हैप्पीली विंग की पिक्चर बनाने बैठ जाता है। अब उससे कोई भी गलती नहीं हो रही थी, क्योंकि विंग का चेहरा अब उसे साफ साफ नज़र आ रहे थे। वह विंग का पिक्चर बनाने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है अब शायद मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। उसने हर जगह पर पोस्टर लगा दिया, बट किसी ने भी वांगजी से नहीं कहा कि वो लोग विंग को जानते हैं। वो बहुत उदास हो गया। उसने हर एक राज्य पर देख लिया। 5 दिन बीत चुके थे। इस दौरान विंग और वांगजी की मीटिंग भी काफ़ी अच्छी रही, बट विंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर एंड वीक लग रहा था, इसीलिए वांगजी उससे इंटीमेट होने के लिए मना करता है, लेकिन विंग उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वांगजी खुद को रोक नहीं पाता है। आज छठा दिन था।
वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो विंग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल 6 नंबर का दिन है, उसके बाद 7 दिन। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने जान देने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, ऐसा मत करना लांजान, वरना हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। विंग ने वांग जी को गले से लगाते हुए कहा, और फास्टली मूव हो। वांग जी मूव होते हुए कहा, विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? विंग, तुम कहाँ हो, बता दो। विंग ने कहा, मैं नहीं बोल सकता, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारी सारी की सारी यादाश्त, तुम्हारी शक्तियाँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं सब के साथ मैं बंधा हुआ हूँ यहाँ पर। वांग जी बस यही सोच रहा था कि वो कैसे विंग को ढूंढेगा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इधर वांग जी बाहर आता है। वो एलिंग था जहाँ पर वो रुका हुआ था। उसने कहा, बस मेरे पास और 2 दिन हैं, उसके बाद शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। ये येलिंग है। फिर इधर कुछ लोग बातें कर रहे थे येलिंग के बारे में। हाँ, सही कहा तुमने, येलिंग है ही ऐसा। यहाँ पर कोई फसल उगाना भी बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ उस ऊर्जा वाले जंगल की वजह से हो रहा है। न जाने कब्रिस्तान है या फिर जंगल है, कितना घटिया जगह है। उसकी वजह से हमारी खेती बाड़ी मुश्किल है। कोई सब्जी भी नहीं उगता और कोई पानी भी नहीं मिलता। सब कुछ वो अपनी तरफ खींच लेता है। न जाने कौन इस श्राप से मुक्ति करवाएगा। फांगची ने कहा, श्राप? ऊर्जा वाला जंगल? क्या कब्रिस्तान और जंगल एक साथ? ये तो मेरे सपने की तरह है। उसने कब्रिस्तान के बारे में पूछा और जंगल के बारे में। लोगों ने कहा, वहाँ पर जाना मना है। अगर कोई ज़िंदा इंसान वहाँ पर गया तो वो ज़िंदा वापस नहीं आता है, समझे? उसकी हड्डी तक नहीं मिलती। वांग जी ने कहा, वो जंगल किस तरफ है? वो लोग ना चाहते हुए भी वांग जी को बता देते हैं। वांग जी वहाँ पर पहुँच जाता है। वांग जी ने कहा, तो ये है येलिंग, और यह है येलिंग का जंगल, यह येलिंग का मुख्य द्वार। ठीक है, ये बोलकर वो अंदर आने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही सब नज़र आता है जो उसने अपने सपनों में देखा था। उसने कहा, ये तो बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। क्या हकीकत में ये मौजूद है? इसका मतलब मैं विंग के करीब आ रहा हूँ। ये बोलकर वो और भी अंदर आने लगता है। वो उसी कब्रिस्तान को देखता है जो उसने कभी सपने में देखा था। उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये तो वही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? इधर वांग जी उसी मैदान पर आता है जहाँ पर वह विंग के साथ इंटीमेट हुआ करता था। उसने आसपास देखा लेकिन कहीं भी विंग नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से पुकारा लेकिन उसे कहीं भी विंग नहीं मिला। वो एक लोटस पॉन्ड को देखता है जहाँ पर एक ब्लैक कलर का रूप पहनकर कोई इंसान खड़ा था। उसने कहा, विंग? उस इंसान ने आंसू भरी नज़र को लेकर पीछे मुड़ते हुए कहा, लांसन, तुम आ गए। वांग जी अपने बैग को वहीं पर ही छोड़ देता है और दौड़ लगाता है विंग की तरफ। विंग भी उसकी तरफ दौड़ लगाता है। वांग जी सब कुछ भूल जाता है, अपने कबीले का रूल वगैरह वगैरह सब कुछ, सिर्फ विंग को अपने सामने देखकर। जैसे वह विंग के गले से गले मिलाता है, विंग को अपनी बाहों में भरता है, विंग को हक करता है, वैसे ही उसके दिमाग चलने लगता है और उसे वो सब कुछ याद आता है जो सब कुछ उसके अंकल ने उसे भुला दिया था, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से दवाई ना लेने की वजह से उसे सब कुछ याद आने लग गए थे। उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें दोबारा नहीं भूलूंगा। विंग कभी घबराते हुए कहा, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर से तुम्हारे सपने में कभी नहीं जा पाऊँगा। हो लांजान, तुम फाइनली आ गई। वांग जी विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे विंग? आई रियली मिस यू विंग। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उसने उसकी पूरी फेस पर किस करना स्टार्ट किया और उसकी हर जगह पर, उसके नेक से लेकर हर जगह पर नहीं, सिर्फ उसके नेक पर और उसकी फेस पर, ठीक है। वो उसके हेयर को सहलाया, फिर से गले लगा लिया। उसने कहा, ओ विंग, इतने दिन तुम कहाँ थे विंग? मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था विंग। वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, अब शांत हो जाओ वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ विंग, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें अपने सामने देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शांत करवाता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी बेल को निकाल दिया। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग को देखने से कहा, विंग तुम ये सब क्या कर रहे हो? विंग ने उसके लिप्स को भराते हुए कहा, चलो खुद को शांत कर लो। वांग जी ने एक नोटी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा जाऊँ तो कोई बात नहीं।
उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। सीन शिफ्ट होता है। विंग अपनी रूप्स को पहन रहा था। वांग जी अपने हाथ पैर धो रहा था। उसने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं? विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा, बट आज मुझे कुछ अच्छा फील हुआ। वांग जी ने कहा, क्या? विंग जब वांग जी ने विंग को किस किया तब उसे ऐसा लगा कि सच में सपने से ही काफ़ी ज़्यादा बेटर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ऐसा ही तो करना चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए। जब उसने विंग को धीरे से ग्रास पर लिटाया तब उसे ऐसा लगा कि हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। इस बार वांग जी को जो सुकून मिला वो सपने में उतना ज़्यादा नहीं मिला था जितना कि उसे हकीकत में मिल रहा है। उसने विंग को टच किया, वही सब कुछ, लेकिन सुकून थोड़ा अलग, सुकून थोड़ा हटके जो कि चीज़ था वो वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। विंग ब्लश कर रहा था। उसकी गाल गुलाबी हो चुके थे। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हारा अंकल शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, चलो यहाँ से विंग। विंग ने कहा, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता उलानजान। वांग जी ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने पहाड़ के ऊपर दिखाते हुए कहा, अगर तुमने उस जंजीर को काट दिया तो एलिंग पूरी तरीके से श्राप मुक्त हो जाएगा और फिर से एलिंग नॉर्मल बन जाएगा, और फिर मैं भी श्राप मुक्त हो जाऊंगा और मैं यहाँ से जा सकता हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं जा सकता। ये पहाड़ मेरी आत्मिक ऊर्जा को खींच रहे हैं, जिससे मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा हूँ। वांग जी, ये मुझे बाहर जाने नहीं देगा, ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। अगर तुमने इसे मुक्ति नहीं दिलाया वो ऐसे ही मुझे नहीं छोड़ेगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं उस जंजीर को काट दूंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। विंग वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है। विंग भी उसके साथ आता है। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन विंग के लिए वांग जी के पास कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है। वो बस यही अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि विंग के लिए ये काम तो बहुत छोटा है, क्योंकि इस काम के बाद उसे विंग मिल जाएगा। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और बहुत इमोशनल हो गया था कि वांग जी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इतना बड़ा कदम उठा रहा है। बहुत जल्द वो जंजीर तक पहुंच गया, लेकिन वो जंजीर बहुत ताकतवर थी। वांग जी उसके पास ही नहीं जा पा रहा था। उसके पास जाने से पहले ही वो वांग जी को इतना ज़ोर से मार रहा था कि वांग जी बहुत दूर जाकर गिर रहा था। वांग जी बहुत घबराते हुए कहा, हम मैं क्या करूँ विंग, क्या मैं इसे कभी नहीं काट सकता? विंग ने कहा, प्यार से। जो चीज़ हिंसा से नहीं होती है वो प्यार से हो जाती है। वांग जी अपनी तलवार को फेंक देता है। उसने कहा, मैं फिर क्या करूँ? विंग ने कहा, प्यार से कोशिश करो लानसान, शायद हो जाएगा। वांग जी बहुत जेंटली बिहेव करता है। वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। जंजीर इस बार शांत था और वो धीरे धीरे जंजीर के ऊपर हाथ फिराने लगता है। उसने कहा, यह शांत हो गया है विंग। विंग ने कहा, यही मौका है। वांग जी ने कहा, वजन। तुरंत उसका तलवार उसके हाथ में आ गया। उसने जंजीर को एक ही झटके में काट दिया। जैसे उसने जंजीर को काट दिया वैसे ही एक बहुत बड़ा शोर होता है और एक अर्थक्वेक आता है, जिसमें से वो पहाड़ हिलने लगता है। विंग और वांग जी दौड़ कर आता है। विंग को हक करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो विंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अर्थक्वेक टोटल 1 मिनट तक चलता है। पूरे 1 मिनट तक वो पहाड़ बस हिल रहा था और पूरे धरती के लोग हिल रहे थे। अर्थक्वेक बंद हो जाता है। विंग घबराते हुए कहा, लानसान, ये सब क्या हो रहा था अभी? तभी वांग जी दूर देखने लगता है। जो काली घनी जंगल थी वो धीरे धीरे हरी भरी जंगल में बदल रहा है। उसने अपने फिंगर से विंग को दिखाते हुए कहा, विंग अपने सामने देखो। जब विंग जंगल को देखने लगता है तब विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फाइनली एलिंग बदल गया है, इसका मतलब एलिंग का श्राप टूट चुका है। इधर धीरे धीरे करके पूरा एलिंग फिर से हरी भरी और ताज़ी सब्जियों से भर गई। तालाब में कमल के फूल खिल उठे और वहाँ पर मछलियाँ तैरने लगी। ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। सब लोग ये बात करने लगे, जो राजकुमार अभी अभी गए वो लान कबीले से थे ना, वो तो अभी अभी एलिंग गए, क्या उन्होंने हमें श्राप मुक्त करवाया? हमें यकीन नहीं हो रहा है, वो तो बहुत महान है। ये बोलकर तुरंत वो लोग घुटना टेक कर वांग जी को प्रणाम करने लगे। इधर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। फाइनली श्राप टूट चुका था। अब विंग को यहाँ से आराम से लेकर जा सकता है। वो लोग पहाड़ से नीचे आते हैं। विंग ने कहा, फाइनली मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो। इधर विंग वांग जी के साथ बाहर आता है। वो जब बाज़ार तक आता है तब सब लोग उनकी वाह वाह कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग
चलो अब अपना वेडिंग ड्रेस चूज़ करो, सामने ही मंदिर है, हम वहाँ पर शादी कर लेंगे। कल 7वां दिन है, मैं तुम्हें लेकर घोसू पहुँच जाऊँगा। वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो कुछ वेडिंग ड्रेस को चूज़ करने लगते हैं और फिर फाइनली वो एक ड्रेस को चूज़ करता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूनिक था। वांग जी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वांग जी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों वेडिंग ड्रेस पहनकर रेडी हो गए थे और मंदिर पर आ चुके थे, जहाँ पर उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। और शादी करने के बाद वांग जी वेइंग के हाथ को पकड़ते हुए घोसुलान कबीला पहुँच जाता है, जहाँ पर अंकल कुरैन वेइंग को देखकर पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी ने अपने अंकल को बहुत कुछ बोला, क्योंकि उसने वेइंग को उसे भुलाकर रखा था, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। जब जिन कबीले को पता चला कि लान कुरैन इस टाइप का इंसान है, तब उन्होंने लान कुरैन को पनिशमेंट देने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे। लान कुरैन एक तो बुरा इंसान है, बहुत ज़्यादा ओल्ड, और तो और अगर उन्हें 100 कोड़े मारे गए तो शायद वो ज़िंदा ही नहीं बचेंगे। वेइंग ने आगे आते हुए कहा, प्लीज़ मास्टर जिन, उन्हें माफ़ कर दीजिए, और वैसे भी उनसे गलती हो गई है, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, प्लीज़ उन्हें 100 कोड़े मत मारिए। ये सुनकर लान कुरैन की आंखों में आंसू आ गए, जिसकी वजह से उसने सब कुछ किया, जिसके कारण जिसको इतना तड़पाया, उसने ही आज लान कुरैन की जान बचाई। लान कुरैन ने कहा, वेइंग, मुझे एहसास हो गया है कि तुम कितने अच्छे हो। ये 100 कोड़े मेरे लिए मैं इसके काबिल हूँ। वेइंग ने कहा, नहीं अंकल, आपकी उम्र बढ़ गई है, ये 100 कोड़े खाने की आपकी उम्र नहीं है। ठीक है मास्टर जिन, आप मुझे कोड़े मार सकते हो। कुल प्रमुख जिन, मैं तैयार हूँ। जिन गुआंग xiao ने कहा, देखा तुमने, लान कुरैन जिसको तुमने ठुकराया, जिसको तुमने वांग जी से दूर किया, वही तुम्हें बचा रहा है, और सिर्फ बचा नहीं रहा बल्कि तुम्हारा कोड़ा भी खाने के लिए तैयार है। वेइंग उठ जाओ, मैं कुरैन को कोड़े नहीं मारने वाला, ठीक है। वेइंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उठते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेइंग ने स्माइल करते हुए कहा, प्लीज़ शुक्रिया मत कहिए अंकल वर्ड सुनकर लान कुरैन को अपने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। उसने वेइंग से माफ़ी मांगा। वेइंग ने उन्हें कह दिया कि वो उनसे नाराज़ नहीं है, वो बस खुश है कि वांग जी ने फाइनली उसे ढूंढ लिया है और वांग जी की याददाश्त वापस आ गई हैं। लान कुरैन अपने किए पर पछता रहे थे। जिन गुआंग xiao ने कहा, देखा, जिसको तुमने इतनी नफरत किया उसने तुम्हारी जान बचाई, तो कहूँ अब तुम्हें कुछ कहना है क्या? लान कुरैन ने कहा, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं कहना, मैं वेइंग को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं वेइंग और वांग जी की धूमधाम से शादी करवाऊँगा। ये सुनकर वेइंग और वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। जो कहना वही हुआ। वेइंग और वांग जी की धूमधाम से शादी हो गई और शादी के दिन वेइंग और वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे कि फाइनली अंकल ने उनकी लव को एक्सेप्ट कर लिया है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। जहाँ पर वो लोग शादी के लिए गए थे, उस जगह को अंकल ने खुद अपने हाथों से सजाया था, बहुत प्यार से। हर जगह पर सिर्फ रेड कलर के रोज़ पेटल्स, रेड कैंडल्स, रेड सिल्क, रेड कारपेट, हर जगह पर सिर्फ रेड ही रेड था। वेइंग ऐसा ही एक ग्रैंड वेडिंग चाह रहा था और फाइनली ऐसा ही एक ग्रैंड वेडिंग उसके सामने था। लान कुरैन को ग्रीट करने के बाद उन्होंने उन दोनों का आशीर्वाद दिया। फिर वेइंग को एक फैमिली मिल गई। लान कुरैन ने कहा, आज से तुम यहाँ पर एक सदस्य नहीं, मेरे बेटे की तरह रहोगे। वांग जी, भले ही मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी फादर की तरह हूँ, समझी? तो अगर तुमने वेइंग को कुछ भी किया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वेइंग ने कहा, लेकिन 3000 रूल्स को फॉलो करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लान कुरैन ने कहा, कोई बात नहीं, 3000 रूल्स? कौन सा 3000 रूल्स? वेइंग ने कहा, आपके कबीले में 3000 रूल्स है ना? लान कुरैन ने कहा, हाँ, वो सिर्फ मेरे कबीले मेंबर के लिए हैं, मेरे बेटे के लिए नहीं। वेइंग, ये सुनकर वेइंग थोड़ा सा स्माइल करता है। इधर उसने कहा, क्या मुझे रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा? वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वेइंग रूल को फॉलो नहीं करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। वेइंग ने एक नोटिस स्माइल्स करते हुए कहा, लानजान, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम डरावने जो हो, क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में रूल नहीं होंगे तो तुम बेकाबू हो जाओगे और पता नहीं कहाँ कहाँ भटकोगे। वेइंग ने कहा, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तभी। लान कुरैन ने कहा, तुम लोग मेरे सामने क्यों झगड़ रहे हो? और हाँ वांग जी, वेइंग यहाँ का रूल फॉलो करे या ना करे, आज से वेइंग जो भी बताएगा वो रूल बन जाएगा। ये सुनकर
विंग ने कहा हाँ वांग जी, ठीक है, मैं जो बताऊंगा वो रूल बन जाएगा, अंकल ने कह दिया है। वांग जी उसे घूर कर देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है नाइट सीन में, जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे थे। विंग के सारे फेवरेट डिशेस तैयार हुई थी। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके कबीले में नॉनवेज बना है पहली बार, सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए अंकल ने खुद अपने हाथों से बनाया है, वो भी नॉनवेज। उसको तो सच में यकीन नहीं हो रहा था। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या अंकल की आत्मा तुमने चेंज कर दिया है? विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैं कोई आत्मा चेंज नहीं कर सकता, समझी? वांग जी ने कहा, तो फिर अंकल इतने बदल कैसे जा सकते हैं? उन्होंने खुद रूल बनाया था कि हमारे कबीले में नॉनवेज अलाउ नहीं है। लान कुरैन ने कहा, वांग जी तुम हैरान हो रहे हो ना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए है। यहाँ पर नॉनवेज सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए आएंगे, और हाँ यहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। विंग ने कहा वांग जी ने कहा, अच्छा इसके लिए इतने सारे रूल्स, और मैं तोड़ूँ तो मुझे मार पड़ेगी? लान कुरैन ने कहा, ऑफ कोर्स वांग जी तुम्हें मार पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे नेफ्यू हो। वांग जी उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें, विंग सच में तुम कमाल के हो, तुम किसी को भी बता सकते हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि अंकल ने तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम जेलस फील कर रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि फाइनली तुमने मेरे अंकल का दिल जीत लिया है। विंग ने उसे देखकर स्माइल किया। थोड़ी देर बाद वेडिंग नाइट का सेरेमनी स्टार्ट होने वाला था, इसीलिए विंग को वो लोग रेडी करने के लिए लेकर चले गए। जब वांग जी जिंगसे के अंदर आता है तब जिंगसे के अंदर एक सैंडलवुड की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। विंग बेड के पास बैठा हुआ था, उसे खुशबू मिलते ही विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब आ चुका है। विंग उसे देख रहा था। वांग जी उसे देखकर प्यारे से स्माइल कर रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सच में मेरा विंग कितना खूबसूरत है, इस दुनिया में उस जैसा कोई भी नहीं। और फाइनली उसे उसने ढूंढ पे लिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। वो उसकी वेल को हटाता है और उसकी प्यारे से स्माइल को देखता है। वो इसे एक प्यारा सा रिंग गिफ्ट करता है वेडिंग नाइट पर। वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और विंग को फिर से उसके लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उन दोनों की रोमांटिक नाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही उन दोनों के वक्त बीत जाते हैं और स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। विंग आगे चलकर एक लड़की को बर्थ देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। उसकी पावर आसमान छूती है। वो किसी भी भारी भरकम चीज़ को आसानी से उठा सकता है, किसी पेड़ को भी उखाड़ कर फेंक सकता है, पानी को भी अपने हाथों से रोक सकता है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी और उसका ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि विभूषण था। विभूषण ने अपनी लड़की को अच्छे से ट्रेन कर रही थी। उस वक्त वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी और वो ग्रेप्स खा रही थी। वांग जी से देखते हुए ये कह रहा था कि तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वरना बेबी को हर्ट हो जाएगा। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, ये भी पावरफुल ही निकलेगा। वांग जी ने कहा, पावरफुल निकलेगा? इतने सारे पावरफुल्स अगर मेरे कबीले में आ गए तो फिर मेरा कबीला तहस नहस हो जाएगा। विंग ने कहा, प्लीज़ लानजान ऐसा मत कहो। सीन कट होती है। दूसरे सीन में विंग एक बेबी को बर्थ देता है जो कि एक क्यूट सा अल्फा था और उसके पास चिल्लाने वाली शक्ति थी। वो इतना ज़ोर से चिल्लाता था कि सबके कान फट जाते थे और कान से खून निकलते थे। वांग जी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी वो उसका बच्चा है ये सोचकर ही वो बस शांत हो जाता है। जब भी वांग जी उसे डांटता है तो वो इतने ज़ोर से वो चिल्लाता है, पूरे कबीले वाले बेहोश हो जाते हैं। और जब वो लोग फिर से होश में आते हैं तो वो फिर से चिल्ला देता है और वो लोग फिर से बेहोश हो जाते हैं। ऐसा ही दिन भर चलता रहता है। वांग जी उसे काफ़ी बार समझा चुका है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि वो नासमझ है। नासमझ मतलब वो बस 5 साल का बच्चा है यार। 5 साल का बच्चे तो नासमझ ही होते हैं ना। उन्हें जितना भी समझा वो नहीं समझेंगे, अगर वो समझ गए ना फिर भी नहीं समझेंगे। इधर वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग उसके पास आता है। उसने कहा, लानजान एक खुशखबरी है। वांग जी ने कहा, इतने सारे खुशखबरी मेरी ज़िंदगी में है, तुम फिर से खुशखबरी लेकर आ गए? वैसे खुशखबरी क्या है? उसने विंग को देखा। विंग इतरा रहा था, शर्मा रहा था, ब्लश कर रहा था और अपने दोनों हाथों को पकड़ के इधर उधर बस राउंड हो रहा था। फिर वांग जी ने कहा, मुझे पता है, अब तुम ये मत कहना कि फिर से एक खुशखबरी आने वाला है। तुम्हारे पेट के अंदर से। उसने उसके पेट को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा, तुम इतने फास्ट एंड इतने स्ट्रांग हो कि बेबीज़ रुक ही नहीं रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं, मम्मा बस एक बार फादर के साथ लेट जाओ, मैं आने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पता है इसने तो बोरिया बिस्तर बांध लिया है आने के लिए।
ये पता है 4 मंथ का हो ही चुका है। ये सुनकर वांग जी बैठ गया। उसने कहा ये इतने इतने सारे बच्चे अगर यहाँ पर आ गए और सब लोग हमें बेहोश करते रहे तो मेरा कबीरा तो उठ जाएगा। मतलब विंग, तुम इतने पावरफुल बेबीज़ को बर्थ दे रहे हो, पता है ये किसी के भी घर को तोड़ रहा है, किसी के कान से खून आ रही है, कोई बेहोश हो जा रहा है। विंग मैं और नहीं संभाल सकता। ये सुनकर वांग जी बेहोश हो जाता है। फिर विंग ने कहा लानजान उठो, बेहोश तुम नहीं मैं होऊंगा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? सो फिर गाइस यहीं पर इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस आपको कैसा लगा ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच मेरे फैन फिक्शन को इतने टाइम तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो फिर गाइस मिलती हूँ एक और न्यू फंक्शन या फिर शान वांग वन शॉट FF लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।